वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूनिट 5 फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सेक्शन ए में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। तो ये 7 क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट हैं जिनको इस वीडियो में सॉल्व किया गया। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का क्या मतलब है। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का। तो सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है लीगल प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन। जो भी हमारी ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स होती हैं उनका पूरा एक लीगल रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है कि ड्रग को कैसे बनाया जाए और उसको कैसे मार्केट में बेचा जाए। दोनों पे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। तो इन्हीं रूल्स रेगुलेशन को हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। और भी इसमें जो आपके एजुकेशन रिलेटेड है उसके भी रूल्स रेगुलेशन है। कई सारी चीज़ों का इसमें रूल्स रेगुलेशन आता है। तो इसमें देख लीजिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। कभी कभी इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है। फर्स्ट पॉइंट है सेफ गार्ड पब्लिक हेल्थ। जो पब्लिक है उसके हेल्थ को ये सेफ गार्ड एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करती है। कैसे? कोई भी ड्रग है उसको सेफ बनाएगी और वो इफेक्टिव रहना चाहिए और उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी का रहना चाहिए। और उसके साथ साथ प्रिवेंटिंग मिसयूज, जिन भी दवाओं का मिसयूज हो रहा है, इलीगल तरीके से यूज हो रहा है, उसको भी ये बचाता है। आपने भी जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत इसके मिसयूज को, ड्रग के मिसयूज को बचाता है। जैसे आपका हीरोइन, कोकेन, ओपियम, इन सब के ऊपर रूल्स रेगुलेशन लगे हुए हैं। तो इनका मिसयूज, इलीगल यूज जो है वो कम कर दिया है, नहीं होता है। ठीक है। फिर क्या आपका रेगुलेट प्रोफेशन। ये जूरिस्प्रूडेंस जो है आपका फार्मासिस्ट के साथ साथ जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो आपकी इंडस्ट्री है, उसके साथ साथ ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों पे काम करता है, जिससे ये पूरे के पूरे फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। फिर आपका कंट्रोल ड्रग्स। ड्रग को कंट्रोल करना मतलब कि ड्रग के डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इन सभी को ये कंट्रोल करता है कि ड्रग को डेवलप कैसे करना है, मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग, इन सभी के ऊपर रूल्स रेगुलेशन बना के इसको एक सही तरीके से इसको कंट्रोल करता है। प्रमोट इथिकल प्रैक्टिस। इथिकल प्रैक्टिस में हो जाएगा कि एक मोरल तरीके से प्रैक्टिस करना। जो भी फार्मास्यूटिकल में रिसर्च, मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन या हॉस्पिटल्स जितने में फार्मासिस्ट काम करते हैं वो एक इथिकल तरीके से काम करें, एक मोरलिटी की तरह से काम करें। ठीक है। हार्मोनाइज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो आपकी फॉरेन कंट्री है, उनके बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे, एक सही तरीके का कम्युनिकेशन बना रहे, उस पर भी ये काम करता है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट। जो आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है उसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का मेन काम होता है कि इम्पावर सिटीजन टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। मतलब कि ये सिटीजन्स को, जो आपके नागरिक हैं भारत के, उनको पावर देता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें, उसकी जानकारी ले सके। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, पहला एम्पावरिंग सिटीजन। मतलब एम्पावरिंग का मतलब होता है सिटीजन में कोई भी इंफॉर्मेशन उसको वो गवर्नमेंट से ले सके। जैसे आपके घर के सामने का ये रोड जो बन रहा है, उस रोड पे कितने लागत लगी है, कितने उस पर काम किए गए हैं, कितना बजट आया है, कैसे कैसे काम हुआ है, अगर आप उसका इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको फॉर्म भर के उसका इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि जितना गवर्नमेंट ने बजट दिया है क्या उतना उस रोड में खर्च हुआ है, कहीं तो कोई घोटाला तो नहीं हो गया है। तो इससे क्या होता है, उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गया, जिससे कि सिटीजन को इम्पावरमेंट हो गया। और उसके साथ साथ जो चीज़ वहाँ पे काम किया गया है उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसमें ये पता चल गया कि कहीं घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ। ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी है उस तरीके से ही काम हो रहा है कि अपने मनमाने तरीके से मिसकंडक्ट, कुछ वहाँ पे ऐसी वैसी चीज़ें की जा रही हैं, तो वो भी हमें पता चलता है कि काम किस तरीके का हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉम्बैक्टिंग करप्शन, इसमें हो जाएगा कि मतलब कि जो करप्शन को बढ़ा रहे हैं, तो जो करप्शन अगर बढ़ रहा है तो आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो उसके जरिए ये पता चल जाएगा कि करप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वहाँ से हम करप्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आरटीआई। ऑब्जेक्टिव ऑफ पेटेंट एक्ट। पेटेंट एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव? पेटेंट एक्ट का मतलब वही होता है कि कोई भी आपने नॉवेल चीज़ किया है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड हो जाएगा। इनकरेज इनोवेशन। करेज मतलब कि उनको बढ़ावा देता है इनोवेशन का। अगर किसी के नाम से अगर वो पेटेंट हो जा रहा है तो वो उनका हो गया। यूजुअली वो 20 साल तक उनके नाम से वहाँ पे पेटेंट हो जाता है। फिर क्या है, बेनिफिट द पब्लिक। अब जो उन्होंने इनोवेट किया है उससे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं, तो उससे क्या होता है, पब्लिक को बेनिफिट होता है। फिर आपका व्हाट इज हाथी कमेटी। इसमें आपका गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमेटी अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे काम किया था 1974 में, और इसके चेयरमैन थे जय शुक्लल हाथी। ठीक है।
गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक कमेटी जिसके चेयरमैन थे जय सुखलाल हाथी। तो इसका काम क्या था कि रिड्यूस ड्रग प्राइस, ड्रग के प्राइस को रिड्यूस करना, प्रमोट इंडियन मैन्युफैक्चरर, जो इंडिया में दवाएं बन रही हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्योंकि 1974 में उतनी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री अपने इंडिया में हो नहीं पाई थी, उस तरीके से काम नहीं कर रही थी। तो उस पर स्टडी करके उसको अच्छे तरीके से रूल्स रेगुलेशन से बनाएगा, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सही तरीके से किया जाए। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कंट्रोल, जो ड्रग हमारा बन रहा है वो ड्रग एक सेफ और अच्छी क्वालिटी का बने, इसका एक मेन मोटो था इस कमेटी का कि उस पे काम करें। तो जो जय सुखलाल हाथी थे, उन्होंने सारा रिपोर्ट सब कुछ इकट्ठा किया और इन सभी पॉइंट्स पे काम किया, जिससे कि हमारे देश में जो इंडस्ट्री है उसको बढ़ाया गया और ड्रग की जो क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको भी अच्छा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग इंक्वायरी कमेटी क्या होती है? गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने एक फिर से कमेटी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं चोपड़ा कमेटी, या फिर उसको बोलते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। चोपड़ा कमेटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो उसके चेयरमैन थे वो थे RN चोपड़ा, तो उन्हीं के नाम पे चोपड़ा कमेटी इसको कही जाती है। ये आपकी कमेटी 1930 में बनी थी। इसका मेन काम था इन्वेस्टिगेट द क्वालिटी ऑफ ड्रग इन इंडिया। तो जो ड्रग है उसकी क्वालिटी पे और इसके साथ साथ जो एजुकेशन है फार्मासिस्ट का, उस पर भी इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो इनका काम क्या था? इन्वेस्टिगेट सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग, जो नई ड्रग है उसकी सेफ्टी और एफिकेसी भी बात किया था। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग में भी आता है, जिसमें आपके क्लिनिकल ट्रायल्स भी आते हैं। क्लेम ऑफ ड्रग एब्यूज, जो ड्रग एब्यूज हो रहा है, जो इलीगल तरीके से ड्रग का यूज हो रहा है, उस पर भी इस कमेटी ने काम किया था। और उसके साथ साथ इम्प्रूव क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ ड्रग, जो ड्रग की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, जिससे क्या हुआ कि प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ, पब्लिक की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया। इसके साथ साथ जो ड्रग है आपकी, वो ड्रग सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल तरीके से बन सके, वो इस पे काम किए हैं। ठीक है, मेन ड्रग इंक्वायरी कमेटी का काम है कि जो भी ड्रग है उस ड्रग को एक सेफ इफिकेसी तरीके का बनाना, जिससे कि पब्लिक की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए। इसी कमेटी से आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट निकला है, जिसमें ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ MTP एक्ट। जो आपका मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है रिड्यूस अनसेफ एबॉर्शन। जो अनसेफ, अनसेफ कौन करेगा? जो आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा नहीं हो रहा, मतलब कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो डॉक्टर हैं आपके, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ उसमें गलतियां होंगी, तो वो अनसेफ हो जाएगा। तो जो सेफ तरीके से करता है वो आपका मेडिसिनल प्रैक्टिशनर होता है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफाइड होते हैं। तो इन्हीं के द्वारा एबॉर्शन किया जाए, ऐसा इसमें रूल्स रेगुलेशन है, जिससे कि अनसेफ तरीके से जितनी भी एबॉर्शन हो रही है उसको रोका जा सके। प्रोटेक्ट वुमेन्स हेल्थ, अगर अनसेफ तरीके से होगा तो ज़्यादा केस ऐसा हो जाता है कि उसमें कई सारी वुमेन्स मर भी जाती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पे डॉक्टर एक्सपीरियंस वाले काम करें, इस तरीके से जो हमारी वुमेन्स का हेल्थ है उसको हम सेव कर सकते हैं। रिस्पेक्ट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे कि जो हम टर्मिनेशन करते हैं प्रेगनेंसी का, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बना हुआ है, जिससे वुमेन्स को एक राइट्स मिल जाता है कि वो अबॉर्शन कराएं या ना कराएं। तो इसके कुछ कंडीशंस है जिसमें टर्मिनेशन किया जाएगा। पहला है रिस्क टू लाइफ ऑफ द वुमेन, अगर उस प्रेगनेंसी से वुमेन, जो लेडी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में अबॉर्शन किया जाएगा। दूसरा है इंजरी टू फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ वुमेन, अगर वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका मेंटल या फिजिकल हेल्थ खराब है तो उस केस में भी, या फिर वो प्रेगनेंसी रेप, इंसेक्ट और इंसेमिनेशन के द्वारा अगर हुआ है, उसमें कोई कंसेंट नहीं लिया गया है, उस केस में वहां पे टर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है, फिर क्या आपका कोइटस सफर फ्रॉम सबस्टेंशियल एबनॉर्मलिटीज, इसमें क्या हो जाएगी, जो कोइटस है उसमें अगर कोई सबस्टेंशियल एबनॉर्मलिटीज पाई जा रही है, कोई ट्रू एबनॉर्मलिटी अगर उस बच्चे में दिख रही है, तो भी वहां पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए। जो आपका नया अमेंडमेंट है 2021, उसमें दिया गया है कि 24 वीक्स, 24 सप्ताह तक की वुमेन्स का टर्मिनेशन हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इन सभी लीगल टर्म्स को यूज किया जाएगा। अगर इनमें कोई भी कंडीशन पाई जा रही है तब उनका इस 24 वीक्स पे उनका एबॉर्शन किया जा सकता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फार्मासिस्ट ओथ। तो ये ओथ है आपको, ये आपका पूरा रट्टा मारना होगा। इसमें लिखा गया है कि जो फार्मेसी का रूल्स रेगुलेशन है हम उसी के साथ काम करेंगे। हमने जो फार्मेसी में पढ़ा लिखा है उससे कोरिलेट करके हम नई दवाओं को खोज करेंगे, जिससे कि पब्लिक में बीमारियों को हम सही कर सकें, और जो हमारे पास नॉलेज है उसको हम अपने दूसरे फार्मासिस्ट के साथ शेयर करेंगे और उनके साथ सही व्यवहार बनाए रहेंगे। और लास्ट में आपका आ जाएगा कि अगर हम इन सभी के
जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, अगर उससे हम उल्टा काम करते हैं तो हमारा भाग्य वहाँ पे पलट जाए, हमारा भाग्य साथ ना। तो ये ओथ है फार्मासिस्ट का, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिख दिया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।